जब कभी बच्चों कोई दो एटम्स मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उस केस में बच्चों दोनों ही एटम्स बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे या शेयर्ड पेयर पे या फिर बॉन्ड पेयर पे दोनों का ही बराबर बराबर हिस्सा होता है, उनका अधिकार होता है, उनका राइट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम हाइड्रोजन के एटम्स लें। जब दोनों हाइड्रोजन के एटम्स ने मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो दोनों हाइड्रोजन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए और उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे या फिर वही बात बच्चों शेयर्ड पेयर पे दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन के एटम्स ने मिलकर जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो दोनों ऑक्सीजन के एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए और दोनों ने उन दो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर पे शेयर्ड पेयर पे बराबर बराबर साझा किया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बच्चों वो दोनों को समान रूप से बराबर रूप से वितरित हो गई। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करता हूं तो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स जो हैं बच्चों वो बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आए, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स लाए और इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों का बराबर साझा होगा, बिल्कुल बराबर अधिकार होगा। ये तो कब की बात है बच्चों, जब दोनों एटम सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोनों हाइड्रोजन, दोनों क्लोरीन या दोनों फ्लोरीन या फिर दोनों ऑक्सीजन, दोनों नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं। यूं कहा जाए कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा बच्चों तो भी वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, जो शेयर्ड पेयर होगी बच्चों, उस पर दोनों का साझा होगा, दोनों का जो है बच्चों वो शेयरिंग होगा। लेकिन इस केस में जो शेयरिंग होगा बच्चों वो दोनों का बराबर बराबर नहीं होगा। यहां पर दोनों का बिल्कुल बराबर था, यहां पर दोनों का बराबर नहीं होगा। ऑब्वियसली बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस विल बी मोर क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इमेजिन कीजिए बिटवीन ए एंड बी, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन लाए तो दोनों बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन, ए भी एक इलेक्ट्रॉन लाया, बी भी एक इलेक्ट्रॉन लाया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बिल्कुल बीच में नहीं रहना बच्चों, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ सरक जाना है और इस तरीके से ए पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और बी पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। भाई बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बच्चों मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लाया, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लाया। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों का शेयरिंग हो रहा है, दोनों का साझा हो रहा है, लेकिन चूंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, Therefore, this electron pair has been shifted towards chlorine. ये क्लोरीन की तरफ सरक गई और इससे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन हैज बिकम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज while क्लोरीन हैज बिकम पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ सरक गई। इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं जैसे बात करता हूं बेरिलियम, अब बेरिलियम के अंतिम कोश में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस तरीके से बच्चों वो दो क्लोरीन के साथ में कंबाइन होकर क्लोरीन्स का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन साहब बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, बेरिलियम के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन बना करती है, आप लोग जानते हैं बच्चों। अब है बात ये कि साहब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बेरिलियम एंड क्लोरीन। बेरिलियम और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर है और इसी कारण से दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव बीन शिफ्टेड टू क्लोरीन। वो क्लोरीन की तरफ सरक गई हैं, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जबकि बेरिलियम पर बच्चों डबल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। डबल क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन, और इस तरीके से बच्चों दो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ये ऐसे चार्जेस होंगे जिनको हम पूरा चार्ज तो नहीं बोल सकते कि हाँ पूरा चार्ज डेवलप हो गया, लेकिन पार्शियली चार्ज डेवलप हो गया। आंशिक रूप से धनात्मक और आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश आ गया आ चुका बच्चों। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, इस तरीके से जो सह संयोजक बंध बनता है, बॉन्ड कोवैलेंट है।
लेकिन जैसे हम एक बिजनेस कर रहे हैं साहब, दोनों ने बराबर पैसा मिलाया, जो फायदा मिला बराबर बराबर बांट लिया, बशर्ते दोनों बिजनेस में बराबर टाइम दे रहे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं, बकायदा बराबर बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, बराबर पैसा मिलाकर शुरू करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है या जो सिटिंग दे रहा है या जो मेहनत कर रहा है वो फ़ायदा ज़्यादा लेता है, जिसका अधिकार ज़्यादा बनता है। नेचुरल सी बात है बच्चों, बिल्कुल वही बात हो रही है कि यहाँ पर भी दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर लाए, लेकिन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एक, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डिजर्व करता है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बच्चों वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस विस्थापित सरक जाएगी, और इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या जिसे हम बोलते हैं बच्चों इस तरीके से एक डायपोल बन जाएगा। डायपोल बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है, डाई मतलब टू और पोल्स का मतलब एंड्स। बच्चों कोई ऐसा बॉन्ड बन चुका है जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, जो कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, बकायदा कोवेलेंट है क्योंकि दोनों ने बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के ठीक बीच में ना होते हुए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चली गई है, इसीलिए बच्चों दिस इज नॉट अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ पार्शियली पोलर बॉन्ड। आपको ध्यान हो बच्चों, हम लोगों ने केमिकल पीरियोडिसिटी में, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा था बच्चों कि दो एलिमेंट्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड कितने परसेंट आयनिक है, कितने परसेंट कोवेलेंट होगा, एंड दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो वो आयनिक होगा। आप लोगों ने देखा कि अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो आयनिक होता है, 1.7 होता है तो आप उसे आधा आयनिक आधा कोवेलेंट कह सकते हो। अगर 1.7 से कम है तो कोवेलेंट, और अगर 0 है तो प्योरली कोवेलेंट। मैंने 1.7 डिफरेंस बोला था, कुछ लोग उसे 1.8, कुछ लोग 1.9, कुछ लोग 1.6 भी लिखा करते हैं बच्चों। हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था 16 इंटू एक्स से माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स से माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। मैं याद दिलाऊं बच्चों, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का जो फार्मूला था वो कुछ ऐसा ही था, आपको ध्यान हो बच्चों। हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी साहब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी तमाम तरह की पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। एनीवेज, सो बात यही हो रही बच्चों कि both the atoms are similar, like if their electronegativities are same then bond pair resides exactly in between them and such a bond is known as बच्चों pure covalent bond, यानी कि इसे शुद्ध सहसंयोजक बंध हम लोग नाम दिया करते हैं। लेकिन अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है बच्चों तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा, बट दैट विल बी पोलर नेचर का होगा बच्चों, वो ध्रुवीय प्रवृत्ति का होगा। और इस तरीके से जो बंध बनेगा बच्चों वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। अब यहाँ पर हम आगे की कहानी समझने के लिए चले बच्चों, उसी पर मैं बेस बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली एक डायपोल बन चुका है, और डायपोल में बच्चों एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है। लाजमी है जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। फर्ज कीजिए बच्चों यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, फर्ज कीजिए बच्चों यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और माना कि इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों डी है। लेट अस सपोज सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज डी। लेट अस सपोज कि एक का चार्ज प्लस क्यू, दूसरे का चार्ज माइनस क्यू है। तो इनका जो यहाँ पर हमारे पास में एक नया टर्म आने जा रहा है बच्चों, जिससे हम लोग कहा करते हैं डायपोल मूवमेंट, यानी कि बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मूवमेंट बच्चों जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट किया करते हैं। एंड डायपोल मूवमेंट जो होता है बच्चों वो होता है दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। You can take either of these two charges because these two charges are equal in magnitude but opposite in sign. One is plus q, another is minus q. So the charges are same. But what is the charge over this? Is the charge over this? As I told earlier, the charges are equal but are of opposite signs. एक पे प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू है, तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज दे दीजिए और दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दीजिए बच्चों, ये आएगा डायपोल मोमेंट। और इसकी यूनिट अगर देखी जाए बच्चों तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों मीटर। तो इसकी जो यूनिट आएगी बच्चों वो क्या आएगी? कूलम मीटर। डोंट रीड दिस क्वांटिटी एज सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर मत पढ़िएगा बच्चों, सेंटीमीटर में सी स्मॉल होता है और मैंने सी कैपिटल लगाया है बच्चों। इसकी यूनिट है कूलम मीटर, बहुत कॉमनली यूज। चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर्स होती है, आपको पता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कूलम मीटर बच्चों, चार्ज जो होता है वो ESU में भी कैलकुलेट किया जाता है। देयर इज अनदर यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों। चार्ज की कई सारी यूनिट्स हैं,
कूलम तो सबसे पॉपुलर यूनिट है बच्चों, अदरवाइज इसकी एक और यूनिट होती है ESU, जिसकी फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मैं लिखे देता हूं बच्चों। ESU का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रो, S का मतलब है बच्चों स्टैटिक और U का मतलब है बच्चों यूनिट। सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक ESU बराबर होता है बच्चों 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। एक ESU बराबर क्या होता है बच्चों 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये ESU और कूलम में रिलेशन है बच्चों। और अब यहाँ पर हमारे पास में बच्चों चार्ज की जो है एक और यूनिट जो मैंने बताई ESU। अब अगर मान लीजिए बच्चों इसमें मैं आपको यहीं पर एक और यूनिट बताता हूं इसकी, म्यू की एक यूनिट तो आपने कूलम मीटर देख ली, म्यू की एक और यूनिट है बच्चों ESU सेंटीमीटर। क्योंकि चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड इन कूलम, डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन मीटर, सो अल्टीमेटली यूनिट ऑफ म्यू विल बी कूलम मीटर। आई रिपीट, चार्ज की यूनिट कूलम है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो इसकी यूनिट आएगी बच्चों कूलम मीटर। और यदि मैं चार्ज की यूनिट लेता हूं ESU और डिस्टेंस की यूनिट लेता हूं सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट जो आएगी बच्चों म्यू की, वो आएगी ESU सेंटीमीटर। आई रिपीट, चार्ज की यूनिट कूलम है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो म्यू की यूनिट क्या आएगी कूलम मीटर। एक तो ये हो गया। अदरवाइज चार्ज की एक यूनिट बच्चों ESU भी है और डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर, तो ये जो है बच्चों म्यू की एक और यूनिट आ गई ESU सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बच्चों अगर मैं 1 ESU देखूं बच्चों, अगर मैं 1 ESU के बारे में बात करूं तो ESU कितना है बच्चों 3.3 एक सेकेंड 335 इंटू 10⁻⁻10 ये आ चुका बच्चों आपके पास में, इतने कूलम्स आ गया। और डिस्टेंस जो है बच्चों अगर मैं 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 10⁻⁻2 मीटर। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट 1 ESU की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं बच्चों, 1 ESU सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो वो कितनी आएगी बच्चों, दैट इज 3.335 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर। सो 1 ESU सेंटीमीटर और कूलम मीटर में एक रिलेशन आ गया बच्चों, एक सिंपल सा कन्वर्शन है हमारे पास में। और लगे हाथों में एक और बात बताऊं बच्चों, देखिए एज सच डायपोल मोमेंट की एक यूनिट कूलम मीटर, डायपोल मोमेंट की दूसरी यूनिट ESU सेंटीमीटर। डायपोल मोमेंट की एक और जो पॉपुलर यूनिट है बच्चों, जो केमिस्ट्री में यूज में आती है, कम से कम केमिस्ट्री में तो यही यूनिट यूज में आती है बच्चों, डिबाय, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। एज सच D आप लोग ऑप्टिक्स में डायोप्टर के लिए भी यूज करते हैं, फिजिक्स में आपको पता होगा। बट अभी मैं यहाँ पर बच्चों डिबाय के बारे में बताऊं तो 1 डिबाय बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। 1 डिबाय बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये 1 डिबाय माना गया है बच्चों। अब इस बेसिस पर देखा जाए तो 10⁻⁻18 और ESU सेंटीमीटर का मतलब आप जानते हैं बच्चों, विच इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर। सो दैट आई कैन से बच्चों दिस इज 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये आपके पास में बच्चों 1 डिबाय आ गया। सो दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ डायपोल मूवमेंट। ये जो भी कुछ लिखा है बच्चों, या जितना भी कुछ मैंने आपके समक्ष लिखा है, इसे जरूर कॉपी कर लीजिएगा। ये लीजिए, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, मेरे ख्याल से आपको अब सब कुछ नजर आ रहा होगा, इसे कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि अब मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों। तो जब कभी दो डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स मिलकर बच्चों पोलर को मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता बच्चों, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में डायपोल कहा करते हैं। और उसी से हमारे पास में क्वांटिटी आती है बच्चों डायपोल मूवमेंट। फर्ज कीजिए बच्चों एक चार्ज आ चुका है +Q, दूसरा चार्ज आ चुका है बच्चों -Q, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस D। तो डायपोल मूवमेंट जो होता है बच्चों वो दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, जिसकी यूनिट्स के बारे में हम फिर से एक बार बात कर
कर लेते हैं बच्चों। इसकी एक यूनिट है बच्चों कूलम मीटर, इसकी दूसरी यूनिट है बच्चों ESU सेंटीमीटर, इसकी दूसरी यूनिट क्या है बच्चों ESU सेंटीमीटर। चार्ज की यूनिट आपने ESU ली और सेंटीमीटर, और इसकी एक और यूनिट है बच्चों डिबाई, और 1 डिबाई इज इक्वल टू यू कैन सी बच्चों 1 डिबाई बराबर क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, जिसे आप बच्चों 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर भी लिख सकते हैं। अभी शायद किसी किसी के जहन में आता है कि यार 1 डिबाई बराबर 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर लेने का क्या लॉजिक क्या है। हाँ, ये तो आपने ESU सेंटीमीटर और कूलम मीटर में रिलेशन लिखा, चलिए मैं वो भी पहले लिख देता हूँ। ESU सेंटीमीटर बराबर क्या है बच्चों, ESU सेंटीमीटर बराबर है 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम मीटर। अभी शायद दिमाग में लॉजिक ये प्रश्न उभर रहा हो कि यार ये 1, चलिए इन दोनों में रिलेशन तो हमने डिराइव करा बकायदा, माशाल्लाह हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आया, लेकिन ये लॉजिक क्या है कि 1 डिबाई बराबर 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जब दो एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उन पर जो चार्जेस आते हैं बच्चों, उन पर जो चार्जेस आते हैं वो लगभग 10 टू द पावर माइनस 10 ESU की ऑर्डर के होते हैं। मतलब कभी किसी पर चार्ज आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, कभी किसी पर आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। इट हैज़ बीन फाउंड इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो चार्जेस उन पर डेवलप हुए, बराबर हुए अपोजिट हुए, वो आपको मालूम है। अब वो जो चार्जेस डेवलप होते हैं बच्चों, दे आर ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, लगभग इस ऑर्डर के होते हैं। और जो डिस्टेंस होती है वो होती है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, चार्जेस जो हैं लगभग, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा इतने ही होंगे, पर लगभग जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो 10 टू द पावर माइनस 10 ESU के होते हैं। और जो डिस्टेंस आती है उनके बीच की वो 1 एंगस्ट्रॉम आती है। और 1 एंगस्ट्रॉम को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर आएगा। अरे भाई 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, you know that, and if you convert it to centimeter you will be finding it is 10 to the power minus 8 centimeter. So what I see, when polar covalent bonds are formed, when dipoles are formed in case of chemistry, then generally it has been observed that charges are of the order 10 to the power minus 10 ESU, maybe वो 3.1 into 10 to the power minus 10 ESU हो, 5.9 into 10 to the power minus 10 ESU हो, कुछ इस ऑर्डर के होते हैं। और डिस्टेंस जो होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम, 1.05 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम वगैरह वगैरह इस तरह की होती है। तो उस बेसिस पर अगर इसका डायपोल मूवमेंट अगर निकाला जाए तो वो 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, ये तो चार्ज हो गया, और डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हो गई बच्चों 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, जिससे को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 डिबाई। इट इज़ वाई 1 डिबाई जो है बच्चों वो ये मानी गई है। एंड 1 डिबाई बराबर इतने कूलम मीटर होता है। अब ये जो डायपोल मूवमेंट है बच्चों, ये हमें किसी भी बॉन्ड का कितने परसेंट, कोई बॉन्ड आयोनिक है उसका कितने परसेंट आयोनिक है, या उसमें चार्जेस कितने डेवलप हुए हैं, क्योंकि ये तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई चार्जेस पूरे तो डेवलप होते नहीं हैं। चार्जेस जो डेवलप होते हैं बच्चों वो पार्शियल होते हैं। आप संभवतः जानते हैं, आप लोगों ने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, विच सेज किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। मैं नहीं जानता हूं कि 1.6 के बाद में 02 ही आता है या नहीं आता है, लेकिन 1.6 जरूर आता है। डेसिमल के बाद एक पोजीशन का मुझे अनुभव है या पूरा ज्ञान है, दूसरी पोजीशन में मैं नहीं बोलता कि सही बोल रहा हूं या गलत, पर मैं सही बोल रहा हूं बच्चों। फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब जो चार्ज है बच्चों, अगर इतना चार्ज आ जाता है, मतलब मिनिमम से मिनिमम इतना चार्ज आना चाहिए। अगर इतना चार्ज आ गया तो हम बोलते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज आ गया, एक जगह पॉजिटिव आ गया, एक जगह नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर इससे कम चार्ज आया है तो फिर उससे हम कहते हैं कि वो पार्शियल चार्ज है, वो आंशिक आवेश है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड हुआ चार्ज नहीं है। दैट इज पार्शियल चार्ज, दैट व्हाट वी आर टॉकिंग ओवर हियर।
वो चार्जेस पूरे पूरे नहीं आए हैं बच्चों, वो पार्शियल चार्जेस आए हैं, वो आंशिक आवेश आए, और उसी बेसिस पर बच्चों हमारे पास में जो है वो इनका परसेंटेज आयनिक नेचर निकल सकता है। इस बेसिस पर कैसे निकल सकता है बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो HCl का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिपेंड करता है लिक्विड फेस में, गैसियस फेस में। अब इसका जो म्यू देखने में आया बच्चों, इसका जो म्यू आया बच्चों देखने में, वो आया 1.03 डिबाई, इतना आया बच्चों, 1.03 डिबाई। और ये देखने में आया कि इसमें जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.275 एंगस्ट्रॉम है। कितनी डिस्टेंस है बच्चों, 1.275 एंगस्ट्रॉम, दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब आपसे पूछा है ये कि बताइए साहब, HCl में जो बॉन्ड होगा वो कितने % आयनिक होगा, कितने % आयनिक होगा, वो आपको बताना है। तो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो होगा बच्चों वो एक सेकेंड, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो होगा इसमें, या परसेंटेज आयोनिक नेचर जो होगा बच्चों, वो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसके लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला बना लें बच्चों कि हमने कितना म्यू ऑब्जर्व किया और कितना म्यू थ्योरेटिकली होना चाहिए इनटू 100। भाई होना कितना चाहिए म्यू और कितना आया, दिस इज ऑब्जर्व्ड। ये कौन सा बच्चों, ऑब्जर्व्ड, और ये कौन सा है, थ्योरेटिकल, इनटू 100। फॉर एग्जांपल अभी देखिए, यहां पर आपसे ये बोल रहे हैं कि HCl का जो बॉन्ड है उसमें जो म्यू ऑब्जर्व्ड है वो 1.03 है, इतने डिबाई है, और थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए। भाई हम ये मानकर चलते हैं कि अगर बॉन्ड इफ इज प्योरली आयोनिक बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे दिया, if hydrogen has given its electron completely to the chlorine, in that condition हाइड्रोजन पर चार्ज कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1.275 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज इट्स थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट, ये उसका थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट आया। और ऑब्जर्व कितना, 1.03 डिबाई, और एक डिबाई बराबर कितना बच्चों, एक डिबाई बराबर है 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अभी ये भी कूलम मीटर में, ये ध्यान दीजिए बच्चों, यूनिट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज टू विल बी सेम। अभी दोनों को रेशो निकाल लीजिए, और उसके बाद में बच्चों आप बॉन्ड का जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है वो निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब वो कैलकुलेशन वगैरह आप कर लेंगे बच्चों, दैट आई वांट गो विथ, बट आई रिपीट बच्चों, ये कहा गया कि साहब HCl जो है उसका डायपोल मोमेंट 1.03 डिबाई मिला। प्रैक्टिकली उसका जो डायपोल मोमेंट है बच्चों वो 1.03 डिबाई मिला। ऐसा क्यों मिला, बिकॉज हाइड्रोजन पर जो है भाई, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। If it has been a purely ionic bond, in that condition hydrogen will give its electron completely to the chlorine, and hydrogen पर पूरा प्लस और क्लोरीन पर पूरा माइनस आएगा, और पूरा प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी बच्चों, 1.275 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में दे रखिए। और इस तरीके से बच्चों आप बॉन्ड जो है उसका आयनिक नेचर निकाल लेंगे। तो हम किसी भी बॉन्ड का बच्चों अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना चाहें तो उसका बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। म्यू ऑब्जर्व्ड आपको वैल्यू दे रखी होती है, म्यू थ्योरेटिकल आप निकाल सकते हैं, और उस बेसिस पर आपको बच्चों जो है उनका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है बच्चों ये वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, मैं साइड में खड़ा हुआ हूँ, और एक और मैं डाटा अपने मर्जी से लेता हूँ बच्चों, मैंने मिटा दिया, आपने नहीं किया हो तो पीछे ले जाके कर लीजिएगा। ऐसे ही बच्चों यदि मैं बात करता हूँ, चलिए HBr की, मुझे बोला HBr का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बताइए, इस बॉन्ड का बच्चों परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बताइए, जबकि आपको इसका जो म्यू है वो दे रखा बच्चों 2.6 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ये दे रखा है। म्यू दे रखा है बच्चों आपको 2.6 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, और इसमें जो आपको इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपको देना जरूरी है, उसके बगैर तो आपका काम नहीं हो पाएगा। अब वो डिस्टेंस आप एक काम कीजिए, पिछली बार 1.275 थी, इस बार एक काम कीजिए बच्चों, उसे 1.41 एंगस्ट्रॉम कर लीजिए। चलिए
ये लीजिए, आपको ये बोल रखा है कि जो HBr है उसका डायपोल मोमेंट इतना है और उनके दोनों आयनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताइए। फटाफट वीडियो को पॉज करके देखिए, जल्दी देखिए। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना है तो हम देखिए, ये हमको जो वैल्यूज दे रखी है बच्चों, वो ये हमको जो वैल्यूज दे रखी है बच्चों, ये हमको दे रखी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन विच हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज वाइल ब्रोमीन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, और ये आया। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व्ड कितना बच्चों उसका 2.6 इंटू 10⁻30, और थ्योरेटिकल कितना होगा, थ्योरेटिकली होना कितना चाहिए था भाई, इफ बॉन्ड इज 100% आयोनिक इन दैट कंडीशन हाइड्रोजन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली टू द ब्रोमीन, सो दैट हाइड्रोजन पर या ब्रोमीन पर जो चार्ज आएगा वो 1.6 इंटू 10⁻19 आएगा, और डिस्टेंस बच्चों 1.41 एंगस्ट्रॉम, जिसे मीटर में कन्वर्ट करना इज नॉट अ बिग डील, हम लोग कर सकते हैं बच्चों। ये लीजिए, दोनों की यूनिट सेम रखनी बच्चों। अगर न्यूमरेटर में आपने डिवाई में रखा तो डिनोमिनेटर में भी डिवाई रखिए। अगर न्यूमरेटर में कूलम सेंटीमीटर रखा, कूलम मीटर रखा तो न्यूमरेटर दोनों में सेम रखना है। अगर न्यूमरेटर में ESU सेंटीमीटर है तो डिनोमिनेटर में भी ESU सेंटीमीटर रखेंगे, और ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा बच्चों। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न बना करता, और मैं नहीं समझता कि बच्चों ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.6 इंटू 1.41, और ये 2.6 को इससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास में जो है आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब एक सेकेंड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो समवाट 2 के आसपास आना चाहिए, और 2.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग अब जो देख लीजिएगा 11-12% के आसपास मेरे ख्याल से आना चाहिए। हो सकता है भैया मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ मेरी बात, मेरे कैलकुलेशंस पे विश्वास मत करना, वो आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा। बट हाँ, किस तरीके से बच्चों डायपोल मोमेंट निकाला जाता है और किस तरह से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाला जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको लगे हैं तो बताता हूँ बच्चों। चलिए, इसकी यूनिट तो आपने देख ली, ये कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर अगली बात समझेगा बच्चों कि डायपोल मूवमेंट जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक ऐसी राशि है बच्चों जिसकी कुछ दिशा होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, इट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन कहां से कहां तक ली जाती है, इसकी डायरेक्शन ली जाती है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसे हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव की तरफ आप एक पॉजिटिव बनाते हुए एक एरो नेगेटिव की तरफ ओरिएंटेड कर दीजिए, पॉजिटिव की तरफ एक पॉजिटिव साइन बनाते हुए एक एरो आप नेगेटिव की तरफ कर दीजिए। इस तरीके से यू विल बी रिप्रेजेंटिंग डायपोल मूवमेंट, एंड आई टोल्ड ये वेक्टर क्वांटिटी। एक बात बहुत काम की बताऊं मैं आपको बच्चों, अभी जैसे आप डायपोल पढ़ रहे हो, डायपोल मूवमेंट पढ़ रहे हो, या अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, आगे चल के आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, और फिजिक्स में जब आप डायपोल मूवमेंट पढ़ोगे बच्चों तो वहां पर भी डायपोल मूवमेंट होगा। यही दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहलाएगा डायपोल मूवमेंट। लेकिन बच्चों फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ली जाती है। इन फिजिक्स direction of dipole moment is taken from negative to positive, while in case of chemistry its direction is taken from positive to negative. That has to be noticed बच्चों। वो जो डायरेक्शन होगी फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। अभी फिजिक्स को भूल जाइए, अभी आप केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। अध्यापन का कार्य तो मैं कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है बच्चों। ये मैं मिटाना जा रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये फार्मूला काफ़ी फेवरेट है, बस इसमें ध्यान रखना। जो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो ऑब्जर्व होती है, और थ्योरेटिकल वैल्यू आप किस हिसाब से निकालेंगे कि अच्छा इस पर पूरा चार्ज अगर आ जाता तो फिर उस केस में थ्योरेटिकली मतलब इफ़ इट इज़ 100% आयोनिक तो उस पर चार्ज कितना आएगा, और फिर डिस्टेंस जो आपको दे रखी होगी उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बच्चों मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि साहब डायपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ली जाती है। और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का एक फार्मूला ये था बच्चों जो मैं मिटा चुका हूँ, जो आप केमिकल पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हो। दूसरा तरीका बच्चों डायपोल मूवमेंट के बेसिस पर भी है। अब सुनिए बच्चों, अब क्या होता है कि अगर कभी किसी बॉन्ड में या किसी मॉलिक्यूल में बच्चों एक से अधिक डायपोल्स बन रहे हैं, एक से अधिक डायपोल्स बन रहे हैं, तो
फिर उसका हम लोग नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बच्चों हमने देखा बेरिलियम, अब बेरिलियम से बच्चों एक क्लोरीन इधर जुड़ा, बेरिलियम से बच्चों एक क्लोरीन इधर जुड़ा। अब इसमें एक डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा और एक डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा। अब ये दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल। बच्चों ये डायपोल भी बेरिलियम क्लोरीन का है, ये भी डायपोल बेरिलियम क्लोरीन का है, और दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं। आप लोग जानते हैं बच्चों, इन दिस केस बेरिलियम इज sp हाइब्रिडाइज्ड सो दैट लीनियर शेप आएगी। वैसे ये कहना गलत होगा, चूंकि वो sp हाइब्रिडाइज्ड इसलिए शेप लीनियर है, ये कहना सरासर गलत है बच्चों। ये लीनियर है इसलिए sp हाइब्रिडाइज्ड हम ऐसा कह सकते हैं। एनीवेज, अब यहाँ बेरिलियम बच्चों जो है इसमें जो शेप है बच्चों वो लीनियर है, और ये दोनों डायपोल मूवमेंट जो है बच्चों वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और वो जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जो नेट डायपोल मूवमेंट आएगा बच्चों वो जीरो आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मूवमेंट जीरो है, if the net dipole moment of a molecule is zero then such a molecule is non-polar। इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों वो नॉन पोलर होगा, यानी कि अध्रुवीय होगा। If net dipole moment of a molecule, if a net dipole moment of a molecule is zero, then such a molecule is बच्चों non-polar। And if net dipole moment of a molecule is non-zero, अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट बच्चों जीरो नहीं है, कुछ भी है नॉन जीरो, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो सच अ मॉलिक्यूल विल बी बच्चों पोलर, यानी कि ध्रुवीय होगा। आई रिपीट, अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, नॉन पोलर। और अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो पोलर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, दिस बॉन्ड इज पोलर, दिस बॉन्ड इज पोलर। ऑफ कोर्स बेरिलियम डाइक्लोराइड में बच्चों दो बॉन्ड्स पोलर हैं, दो बॉन्ड्स है, दोनों पोलर हैं, लेकिन स्टिल उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, और इसी कारण से बच्चों दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, इन दिस बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, और बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल बी यहाँ पर दो डायपोल बनेंगे, वन डायपोल इज बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, अनदर इज अगेन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। और यहाँ जो डायपोल होगा बच्चों वो इस तरफ होगा, और वहाँ जो डायपोल होगा बच्चों वो उस तरफ होगा। दोनों डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी। दोनों डायपोल्स हैं, पर व्हाट इज द वैल्यू, मान लीजिए इस डायपोल की वैल्यू 1 है, तो इस डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी 1 होगी, और नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, पहले वाले का भी μ1 और दूसरे वाले का भी μ1, और इस तरीके से ये जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हो जाने के कारण मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो एक अध्रुवीय अणु है बच्चों, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, जिसमें कोई पोलरिटी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड डज कंटेन टू पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, बट स्टिल एज अ होल इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लाइकवाइज बेरिलियम क्लोराइड में भी यही फंडा था बच्चों, तो ये नॉन पोलर मिले। और हम बढ़ते हैं आगे, ये जरूर लिख लीजिएगा, अगर नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, मतलब सब आपस में कैंसिल हो गए, वहां पर डायपोल बन रहे थे लेकिन सब कैंसिल हो गए, और जब वो सब कैंसिल हो जाएंगे बच्चों तो मॉलिक्यूल बन जाएगा नॉन पोलर। लेकिन अगर वहां पर कैंसिल नहीं हो पाते, कुछ बच जाता है, तो फिर मॉलिक्यूल आएगा बच्चों पोलर। हम जैसे और उदाहरण के तौर पे देखते हैं बच्चों, ये मैं बताता हूं आपको BF3 बच्चों, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब बोरान ट्राइफ्लोराइड में बच्चों इस तरह से आप देखिए, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी बिटवीन बोरान एंड फ्लोरीन। अगर आप फिर से बात करें बच्चों, तो बॉन्ड जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, बिकॉज बिटवीन बोरान और फ्लोरीन बच्चों, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर दैट बॉन्ड पेयर विल बी शिफ्टेड towards fluorine atom, and in this way one dipole is formed in this direction, another dipole is formed in this direction, and another dipole is formed in this direction. Now you people can see these dipole moments are oriented towards vertices of an equilateral triangle. ये जो डायपोल आ रहे हैं बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों की तरफ आ रहे हैं, these are oriented towards the vertices of an equilateral triangle. अभी एक डायपोल आ रहा है ऐसा, एक डायपोल आ रहा है ऐसा,
और एक डायपोल मोमेंट आ रहा है बच्चों ऐसा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ अगर आप इन सबका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, दो थे तो खटाखट आपको दिख गया, दो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल करो, दो अपोजिट डायरेक्शन में खटाखट कैंसिल करो। लेकिन जब 3 की बारी आती है बच्चों तो फिर सिचुएशन कैसे बनेगी मैं उसको समझाता हूँ, और उसको समझाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब कुछ मिटा देना चाहिए। चलिए साहब मैं मिटा देता हूं। अब मैं 3 वाला केस समझना चाहता हूं बच्चों, जरा इसको आराम से इत्मीनान से आप समझिएगा। यहां पर आपके पास में बोरॉन से बच्चों एक डायपोल मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूं, ये लीजिए साहब बच्चों, एक डायपोल मोमेंट आपके पास में ऐसा था, एक डायपोल मोमेंट बच्चों ऐसा था, और एक डायपोल मोमेंट बच्चों ऐसा था। एंड यू नो दैट इन दिस केस द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, all three are vertices, all three are oriented towards the vertices of an equilateral triangle. So angle between these any two, whether you talk about this, you talk about this, you talk about this, angle between any of these two among these three will be 120 degree. और my dear student, in physics you must be knowing, अगर आपने वेक्टर्स पढ़ रखा है इससे पहले तो आपको समझ में प्रॉपर आएगा बच्चों, और अगर नहीं आया पढ़ रखा है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अभी कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो आपको याद करने लायक हो। फिजिक्स में वेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में यही चीज़ समझ में आ पाएंगे अच्छे से। एक बात आपको ध्यान दिला दूं बच्चों कि अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई दो फोर्सेस इक्वल वैल्यू के, अगर कोई दो फोर्सेस इक्वल वैल्यू के 120 डिग्री के एंगल पर काम करते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे काम करते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो भी उन्हीं के बराबर होता है और बिल्कुल बीच में होता है। कोई भी दो वेक्टर, एक आपने ये लिया और एक आपने ये लिया, तो कोई भी दो का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, कोई भी दो का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में ही होगा। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अवश्यम भावी रूप से इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में होगा। वो कहीं यहां हो सकता है, वो कहीं यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है। Certainty के साथ में I can say that resultant of any two vector quantity lies in between them, and if those two are equal, अगर वो दोनों इक्वल हैं, भाई जैसा पहला वाला है वैसा ही दूसरा वाला है, जैसा पहला है बच्चों और वैसा ही अगर दूसरा है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो अवश्यम भावी रूप से दोनों के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में, मतलब उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। दो का रिजल्टेंट उनके बीच में होगा, उनके बीच में होगा, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच में होगा, ये दूसरी कंडीशन। और अगर वो दोनों सेम है और दोनों के बीच में एंगल 120 है तो होगा तो ठीक बीच में, ये तो आप बोल चुके। और उसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो उन्हीं के बराबर होगा, उन दोनों के बराबर होगा। आप लोगों ने वेक्टर्स में मैं इस तरह के सम्स करा चुका हूं कि when two vectors of equal magnitude are acting on a body such that the resultant is also equal to their magnitude, then what is the angle between them? You found it was 120 degree। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होता है, और अगर दोनों की वैल्यूज अनइक्वल हैं, समान नहीं है, तो जो रिजल्टेंट होता है इट इज मोर क्लोज टूवर्ड्स बिग वेक्टर। दोनों में से जो बड़ा होगा उसके ज़्यादा पास होगा। मान लीजिए छोटा ये बड़ा है तो रिजल्टेंट जो है वो बड़े वाले के ज़्यादा पास होगा, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो बिल्कुल बीच में होगा। और अगर दोनों सेम है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में तो होगा और एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। अब वही बात यहाँ पर हो रही है बच्चों कि यहाँ पर बोरॉन था, यहाँ पे बोरॉन था बच्चों, यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे फ्लोरीन था और यहाँ पे फ्लोरीन था। अब हुआ क्या, जैसे अगर फर्ज कीजिए बच्चों कि ये वाला डायपोल की वैल्यू μ1 है, इस वाला डायपोल की वैल्यू भी μ1 है और इस वाला डायपोल की वैल्यू भी μ1 है। भाई तीनों सेम तो रहेंगे, ये तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज तीनों ही बोरान और फ्लोरीन के बीच के ही हैं। तो होगा ये कि इन दोनों के बीच में एंगल 120 यहाँ पर भी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो इन दोनों के ठीक बीच में आएगा, ठीक बीच में आएगा। और उसकी वैल्यू भी जो आएगी बच्चों वो μ1 ही आएगी, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 120 है, 120 है, दोनों बराबर हैं, रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों, μ1। अब आप देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट μ1 है और ऊपर वाला भी μ1 है, तो ये μ1 और ये μ1 दोनों एक दूसरे को
कैंसल कर देंगे बच्चों। आई रिपीट, ये भी म्यू1, ये भी म्यू1, इन दोनों का रिजल्टेंट भी म्यू1 सिंस एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, और ठीक बीच में होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के ठीक बीच में है, जो कि बाई चांस तीसरे वाले के अपोजिट है। सो दीज टू विल कैंसल ईच अदर एंड नेट डायपोल मूवमेंट जो आना है भैया वो कितना आना है, 0, 0, 0। बात खोपड़ी में गई होगी बच्चों। इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के ठीक बीच में, और ये कैंसिल हो गया। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि साहब एक ऐसा था और दूसरा ऐसा था और तीसरा ऐसा था। अब आप ऐसा भी कर सकते थे, आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, रेदर आप इन दोनों का, भाई ये भी म्यू1, ये भी म्यू1 और ये भी म्यू1। यू कैन डू वन थिंग, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें और इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के ठीक बीच में होगा। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के ठीक बीच में होगा, जिसकी वैल्यू म्यू1 होगी। अब ये म्यू1 भी अपोजिट हो गए तो 0 हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, भाई अभी आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वो इन दोनों के ठीक बीच में आया, जिसने इसको कैंसिल करा और 0 आया। आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने की बजाय आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, वो म्यू1 आएगा, वो म्यू1 इस म्यू1 को कैंसिल कर देगा। या फिर आप इधर दोनों का भी कर सकते थे। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत कठिन बातें मैं करता नहीं हूँ, और कठिन भाषा का उपयोग करने का तो काम कतई नहीं करता, ये मेरा प्रयास रहता है। एनीवेज, सो बच्चों ये जो है आपके पास में, आपने क्या देखा बच्चों, इस केस में नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक सेकेंड, मैं बात करता हूँ बच्चों BCl3, तो BCl3 में भी यही फंडा रहेगा बच्चों। देयर आर 3 क्लोरीन्स विच आर सराउंडेड अराउंड बोरॉन, बोरॉन के आसपास है। अब एक डायपोल ऐसा बनना है, एक डायपोल ऐसा बनना है और एक डायपोल ऐसा बनना है, और वही घिसी पिटी सी कहानी यहाँ पर भी लागू होगी कि इन दोनों के बीच में एंगल 120, हेयर इट इज़ 120 और हेयर इट इज़ 120। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो बिल्कुल बीच में आएगा, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, और कैंसल होकर ये नेट डायपोल मूवमेंट भी जो आएगा बच्चों वो 0, 0 या फिर 0 आएगा। वही की वही कहानी है, बस यहाँ पे बोरान और फ्लोरीन के बीच में था, वहाँ पे बोरान और क्लोरीन के बीच है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो यहाँ पर भी नेट डायपोल मोमेंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और जब नेट डायपोल मोमेंट 0 तो मॉलिक्यूल होगा बच्चों नॉन पोलर। सो वी कैन से बच्चों वेदर यू से अबाउट BF3, you say about BCl3, they both are absolutely non-polar because of the reason that whatever dipoles are there, dipoles हैं, polar bonds हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसल कर रहे हैं। अब इसी तरीके से बच्चों, चलिए जरूर बना लीजिएगा। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं बच्चों कि अभी हमने कुछ एक उदाहरण देखे, ऐसे कोई भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो बच्चों। सिमेट्रिक मतलब जैसे सेंटर पे एक एटम है और उसके सराउंडिंग में सभी एटम सेम है। जैसे अभी आपने देखा बच्चों, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था BeCl2, इसके दोनों बाजू क्लोरीन थे, इसके दोनों बाजू ऑक्सीजन थे, इसके बोरान के तीनों बाजू फ्लोरीन थे, ऐसे ही बोरान के तीनों बाजू क्लोरीन थे। अगर कोई भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है बच्चों, अगर कोई भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब हर तरफ जो एटम है वो सेम हो, ऐसा नहीं कि 2 क्लोरीन है और 1 फ्लोरीन है, तब नहीं, सब तरफ एटम अगर सेम है, इफ इट इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो बच्चों नेट डायपोल मूवमेंट जो आना है बच्चों वो 0, 0 या फिर 0 आना है। आप उसे 0 बोल दीजिए, 0 बोल दीजिए, 0 बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा बच्चों, देन इट विल बी नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे मैंने ये बताया। और यही नहीं बच्चों, अगर मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं CH4 मीथेन के बारे में बताता हूँ, तो मीथेन में आपको पता है बच्चों, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसका जो शेप होता है बच्चों वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होता है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक डायपोल मोमेंट ऐसा, एक डायपोल मोमेंट ऐसा, एक डायपोल मोमेंट ऐसा और एक डायपोल मोमेंट बच्चों ऐसा। बिकॉज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर पॉजिटिव in comparison of carbon, and we have seen that in case of chemistry direction of dipole moment is taken from positive to negative. So यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी वही पिक्चर आएगी, all these dipole moments will cancel each other and net dipole moment will be equal to 0. net dipole moment जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। देखिए यहाँ पर ये
आपके पास में बच्चों कार्बन, ये कार्बन है और कार्बन के चारों कॉर्नर्स पे, टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे बच्चों हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब ये डायपोल मूवमेंट बच्चों ऐसा ऊपर की तरफ आएगा, ये भी ऊपर की तरफ आएगा, ये भी ऊपर की तरफ आएगा और ये वाला नीचे की तरफ आएगा। तो ये बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि चारों वर्टाइसेस हाइड्रोजन से रखे हुए हैं, चारों वर्टाइसेस की डिस्टेंस सेम है, ऐसा नहीं कि एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा है ना, सिमेट्रिक है। तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा बच्चों, आपको ये देखने में लग रहा होगा ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऐसा है, लेकिन आप 3D में जरा देखिए। अभी ये वाला डायपोल मोमेंट कैसा है बच्चों, ऊपर की तरफ। ये वाला डायपोल मोमेंट कहाँ बच्चों, ऊपर की तरफ। ये वाला डायपोल मोमेंट कहाँ बच्चों, ऊपर की तरफ। और ये वाला कहाँ है, नीचे। अब इन तीनों का जो ऊपर है बिल्कुल ऊपर हो जाएगा और ये वाला बिल्कुल नीचे हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग पाएंगे कि इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट है बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे आएंगे। और वही पिक्चर बनेगी बच्चों जैसे इन दोनों के रिजल्टेंट ने इसको कैंसिल कर दिया था, इन दोनों के रिजल्टेंट ने इसको कैंसिल कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो ऊपर की तरफ आएगा और चौथा वाला नीचे की तरफ आएगा और ये कैंसिल कर देंगे। अगर आपके जहन में ये आए कि सर 3 का रिजल्टेंट 1 को कैसे कैंसिल कर सकता है या 1 3 के रिजल्टेंट को कैसे कैंसिल कर सकता है, तो बात ये बच्चों कि ये 3 हैं, लेकिन जब आप इनको रिजॉल्व करोगे, आप लोगों को मैं वेक्टर्स में बता चुका हूं कि कैसे 1 से अधिक वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकाला जाता है। यू रिजॉल्व दैम अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अगर 3D में है तो जेड एक्सिस भी लेंगे और फिर रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर जेड वाला है तो फिर माशाल्लाह प्लस जेड स्क्वायर भी कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 आ जाएगा, बिकॉज दीज विल कैंसल ईच अदर। इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप बच्चों, ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये तीनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज इसके अकेले के बराबर होगा, क्योंकि आप जब तीनों को रिजॉल्व करेंगे तो वो अल्टीमेटली यही मिलने वाला है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बोलता हूं बच्चों, दिस इज कार्बन क्लोरीन, ये भी कार्बन क्लोरीन, और ये लीजिए बच्चों यहाँ पर ऐसा। अब यहाँ ये ऐसा रहेगा, यहाँ ये ऐसा रहेगा। बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन इज पॉजिटिव वाइल क्लोरीन इज नेगेटिव। तो वही पिक्चर बनेगी बच्चों, यहाँ पर भी वही पिक्चर बनेगी। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, और इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ जाएगा और चौथा वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। भाई क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऑल 4 vertices are occupied by chlorine which are equally distant from the carbon. So what is the strength of this dipole moment, 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 and these 3 as an effective will make a dipole moment downward, and this dipole moment is acting upward. And what is the magnitude of, what is the resultant of these 3 is exactly numerically equal to this one, and these are exactly in opposite direction which are cancelling each other. So I can say the net dipole moment of this molecule will also be 0, and also we can say such a molecule is non-polar. लाइकवाइज बच्चों अगर मैं PCl5 के बारे में बोलना चाहूँ तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसकी ज्योमेट्री बच्चों होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे। अब ये दोनों का डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा और ये ऐसा होगा और इन तीनों का रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। एक ट्रायंगल प्लेनर बनने के कारण वो 2 का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर होगा और वो कैंसिल कर देंगे और नेट 0 हो जाएगा। और अगर मैं इनके बारे में बोलूं बच्चों तो यहाँ पर होगा, ओह सॉरी थोड़ी सी गलती करी है बच्चों, मैंने डायरेक्शन गलत ले ली है। डायरेक्शन जो होती है बच्चों बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन, फास्फोरस इज पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज नेगेटिव, सो दिस इज अ मिस्टेक बच्चों। I should say this is oriented along this direction, along this direction, along this direction, and this is acting along this direction. So what is happening बच्चों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के ठीक बीच में होगा, जो कि इसके बराबर होगा, और इसका भी नेट डायपोल मूवमेंट जो होगा बच्चों वो 0 होगा। आपको पता है बच्चों ये 2 बॉन्ड बड़े होते हैं, इन दोनों, एक बात और भी है कि ये डायपोल मूवमेंट जो होंगे बच्चों
वो डिफरेंट होंगे ये, पर ये तीनों एक जो प्लेन में थे, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे, उन तीनों की वैल्यू सेम होंगी, जो आपस में कैंसल हो जाएंगी जैसा कि यहाँ होता है, और ऊपर नीचे वाले भी कैंसल हो जाएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है। और इस तरीके से नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा भैया? 0। नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। और ले सकते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चों SF6 के बारे में, तो SF6 बच्चों जिसका शेप ऑक्टाहेड्रन होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हो, और यहाँ पर बच्चों 4 फ्लोरीन तो प्लेन में बनकर स्क्वायर बनाएंगे, 4 तो बच्चों स्क्वायर बनाएंगे और एक ऊपर नीचे होगा बच्चों। और फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा, 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 और ये दोनों आपस में अपोजिट, डायगोनली अपोजिट जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, ये दोनों कैंसल कर देंगे, ये दोनों कैंसल कर देंगे, और ये भी कैंसल कर देंगे ऊपर नीचे वाले, और इस तरीके से इसका नेट डायपोल मोमेंट भी 0 आएगा। आपके पास में कैसी भी ज्योमेट्री क्यों ना हो, फिर भले वो लीनियर ज्योमेट्री हो जैसा कि आपने इन दोनों में देखा, फिर भले वो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो, फिर भले वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो, या फिर बच्चों ये लिख लीजिएगा, या फिर बच्चों वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो, जैसे कि यहाँ पर आयोडीन, इधर एक फ्लोरीन बच्चों, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन एटम्स आर ओरिएंटेड टूवर्ड द वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। एक फ्लोरीन बाहर की तरफ आएगा, एक फ्लोरीन अंदर की तरफ आएगा, और इस तरीके से बच्चों इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगी। और यहाँ पर भी बात अगर करी जाए बच्चों, तो ये एक ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसल हो जाएगा, और ये जो 5 एक प्लेन में दिख रहे हैं बच्चों, ये भी कैंसल हो जाएंगे, 5 भी जो है बच्चों ये भी कैंसल हो जाएंगे। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में आप बोलो सर ये कैंसल कैसे होंगे? ये कैंसल नहीं होंगे, पर होंगे, क्योंकि आप इन 5 को रिजॉल्व करोगे। आपके शायद जहन में ये आ रहा हो कि सर ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सर ये दोनों भी कर देंगे, क्योंकि सर ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, पर इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। शायद किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि सर ये ऊपर नीचे वाले कैंसिल करेंगे, एक नंबर समझ में आया, सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक नंबर समझ में आया, ये दोनों कैंसिल करेंगे, सर ये भी एक नंबर समझ में आया, पर ये कैंसिल किसको करेगा सर, ये समझ में नहीं आया। तो बच्चों आपने अगर वो समझा जो मैंने अभी बोला, तो वो गलत समझा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल करेंगे पर ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं होती, क्योंकि पेंटागन जो होता है बच्चों, एक रेगुलर पेंटागन वो ऐसा होता है, ये देखिए एक रेगुलर पेंटागन ऐसा होता है बच्चों। अब यहाँ पर एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक डायपोल मोमेंट 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 ऐसा है और एक डायपोल मोमेंट ऐसा है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, यहाँ पर कोई भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है क्या? ये दोनों आपको अपोजिट दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर दिख रहे थे? नहीं, वो तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था, पर यहाँ थोड़ा सा नाप तोल के बनाया है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, ना ही इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट नहीं है, ये दोनों अपोजिट नहीं है। लेकिन पांचों का जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करोगे, पांचों का जब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करोगे बच्चों, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे, वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे और नेट 0 आ जाएगा। Whenever you have a symmetric molecule, what I mean by a symmetric molecule बच्चों की सब तरफ एक ही जैसे एटम हो, सब तरफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि कहीं हाइड्रोजन है कहीं कार्बन कहीं क्लोरीन, ना, सब तरफ एक जैसे एटम्स होना चाहिए। तो अगर वो एक जैसे एटम्स हैं, जैसे एक और उदाहरण देता हूं बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है बच्चों ऐसा शेप होता है उसका, ट्राइगोनल बाय ट्राइगोनल प्लेनर। अगेन यू विल सी there is a dipole this, there is a dipole this and there is a dipole this. Now again it is cancelling क्योंकि सब तरफ एक जैसे एटम्स हैं और नेट डायपोल मोमेंट 0 0 0 आ जाएगा और मॉलिक्यूल भैया नॉन पोलर हो जाएगा। जब नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है तो जो मॉलिक्यूल होता है साहब वो नॉन पोलर होता है। और जब आपके पास में कोई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यानी कि सेंटर में कोई एटम है, बाजू में जो भी एटम्स है सब तरफ सेम है, उधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन, सब जगह फ्लोरीन ही फ्लोरीन, या सब जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, सब जगह ऑक्सीजन सब जगह क्लोरीन, तो जो नेट डायपोल मूवमेंट होता है बच्चों वो 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये सारे उदाहरण जरूर बना लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये एक दूसरे को पूर्णतः निरंतर रूप से बच्चों कैंसल कर रहे हैं। इनका इफेक्ट जो है बच्चों वो खत्म हो रहा है। अब अगर अभी तक जो मैंने केसेस बताया बच्चों वो सिमेट्रिक थे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस सल्फर डाइऑक्साइड से शुरू करता हूं बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड जो है बच्चों उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। उसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा है। अब यहां पर इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है। तो यहां इन दोनों का भाई एक डायपोल मोमेंट ऐसा और एक डायपोल मोमेंट ऐसा, तो इन दोनों का जो नेट आएगा बच्चों वो कहीं यहां आएगा। अब इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है क्या बच्चों? इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा, बिकॉज दो का रिजल्टेंट आ रहा है। भाई अगर ये दो बिल्कुल अपोजिट होते, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ था, तो कैंसल हो जाते। जैसा कि BeCl2 में हुआ था, दोनों अपोजिट थे, कैंसिल हो जाते। लेकिन क्या यहाँ दोनों अपोजिट आ रहे हैं बच्चों? एक डायपोल मोमेंट ऐसा है, एक डायपोल मोमेंट ऐसा है, दोनों का रिजल्टेंट नीचे आ गया। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, दो का रिजल्टेंट जो है उनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा बच्चों, देन सच अ मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों वो ध्रुवीय होगा। इफ नेट डायपोल मोमेंट इज 0, माशाअल्लाह कोई बात ही नहीं बच्चों। लेकिन अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो फिर बच्चों वो पोलर ध्रुवीय प्रवृत्ति का होगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल बच्चों, वेरी पॉपुलर एग्जांपल, वाटर, जल, नीर, पानी। यहां बच्चों ये रहा, यहां बच्चों ये रहा। ऑक्सीजन डज हैव 2 लोन पेयर्स, यू नो दैट। Now in this situation बच्चों, in this situation this is a dipole, this is a dipole बच्चों। dipole is moment is oriented from positive to negative between oxygen hydrogen. Hydrogen is positive while oxygen is negative. So इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो कहाँ आएगा? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऊपर हैं, और अगर दो ऐसे लग रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो है बच्चों वो ऊपर आएगा, और इस कारण से ये नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और इसीलिए बच्चों ये पोलर होगा। डाउट दिमाग में आया था कि वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। सर वाटर जब बनता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड सर कोवैलेंट होता है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर? हमने बात करी थी बच्चों की आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और फंडा ये साहब की लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा तैसे में घुलता है। आयनिक आयनिक में, कोवैलेंट कोवैलेंट में। अब वाटर तो साहब एक आयनिक सॉल्वेंट हो गया, और एक कोवैलेंट सॉल्वेंट है, तो कोवैलेंट है तो फिर उसमें आयनिक क्यों? क्योंकि बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। पर माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी नाउ between oxygen and hydrogen one bond has been formed, but that bond is not purely covalent bond. That bond you can see is polar, of polar nature, and because of that reason we are getting some resultant or effective or net dipole movement, and because of that reason bachcho the molecule is found to be polar, and it is why we can say water is a polar solvent, and it is why we can say polar or ionic compounds like NaCl, like various ionic compounds are soluble in water, but covalent compounds are not soluble. So I think you have got it completely बच्चों। तो ये जो डायपोल मूवमेंट है बच्चों, एक्चुअली ये आपको ना मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने में मदद करता है। क्योंकि यार जब मैंने सुना SO2 तो मेरे दिमाग में आया यार SO2 मतलब, मैं अभी हाइब्रिडाइजेशन को भूल जाता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं है। SO2 तो मेरे दिमाग में आएगा और SO2 ऐसा बन जाएगा यार। अब जब ऐसा बन जाएगा तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाना चाहिए। ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल अपोजिट रहेंगे, 180 डिग्री के एंगल पर रहेंगे, तो डायपोल मोमेंट शुड बिकम 0 होगा। प्रैक्टिकली देखा डायपोल मोमेंट 0 नहीं मिला। प्रैक्टिकली देखा डायपोल मोमेंट 0 नहीं मिला, मतलब बादशाह अपन गलत सोच रहे हैं, वो लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है। इससे पुष्टि हुई कि साहब ये नॉन लीनियर है। लाइकवाइज जब मैंने वाटर के बारे में सोचा तो यार मैंने सोचा 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो। अब अगर इफ इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल देन नेट डायपोल मोमेंट शुड बी 0। व्हाई? वही किसी पिटी सी बात, एक डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, एक डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, दोनों बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, कैंसिल करेंगे, नेट 0 आ जाएगा, वाटर विल बिकम अ नॉन पोलर कंपाउंड। बट डज इट हैपन सो? नो, नो।
water is observed as a polar solvent. That concludes, that gives me an idea that water is not a linear molecule, water is somewhat a bent molecule that you find is V shaped or you say bent angular. तो ये जो dipole moment है बच्चों, this helps us in predicting the geometry. मैंने बहुत बार घसीट घसीट के पहले ही बोला बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ रियल फिनोमिनन, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई सम शेप यू आर गेटिंग देयर. तो वो एक जस्ट हमारी एक कल्पना मात्र है और कुछ भी उसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है बच्चों. बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर है. ये जो आपके पास में बच्चों, ये एक्चुअली आपको बता रहा है कि अगर नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, जैसा कि पिछले कई सारे केसेस में आया, देन मॉलिक्यूल हैज टू बी अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. बट इफ डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, इवन ऑल दी एटम्स आर सिमिलर. भाई यहाँ हाइड्रोजन होता, यहाँ क्लोरीन होता तो समझता कि यार इसलिए डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आ रहा. एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन है, आई कुड अंडरस्टैंड यस यार मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो इसलिए जीरो नहीं आ रहा होगा. लेकिन यहाँ तो एटम भी सेम है, यहाँ तो दोनों तरफ एटम भी सेम है, तो फिर कैसे होगा बच्चों? फिर इसीलिए बोला गया कि सही बादशाह यहाँ पर जो शेप है वो लीनियर नहीं है, वो बेंट एंगुलर है. वैसे ही यहाँ पर जो शेप है वो लीनियर नहीं है, वो बेंट एंगुलर है. अगर लीनियर होती तो जीरो हो जाता. और ऐसे और भी ढेरों 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 सारे उदाहरण हमको मिल सकते हैं बच्चों. यहाँ पर हम देखें जैसे अमोनिया के बारे में. चलिए, तो अमोनिया में क्या होगा बच्चों? अमोनिया में जो शेप होता है बच्चों वो ट्राइगोनल, पिरामिडल होता है. पिरामिडल होता है बच्चों. ये डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ. ये दिख आपको नीचे जरूर रहा है बच्चों, पर फिर मैं वही बात बताऊंगा आपको कि उसका शेप जो होता है बच्चों वो ट्राइगोनल. अभी ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन आपने एक हटाकर उसके ऊपर लोन पे रख दी. अब एक डायपोल मोमेंट बच्चों ऊपर की तरफ, दूसरा भी ऊपर की तरफ और तीसरा भी ऊपर की तरफ, तो क्या ये सब कैंसिल हो पाएंगे? ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तीनों मिलकर बच्चों कैंसिल नहीं हो पाएंगे. और अगर तीनों मिलकर कैंसिल नहीं हो पा रहे तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा. इस केस में भी एन मॉलिक्यूल हैज टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा बच्चों, वो एक ध्रुवीय बंध होगा, एक ध्रुवीय मॉलिक्यूल होगा बच्चों. तो अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल हो गया. इस तरीके से बच्चों हम लोग बहुत सारे अगर हमको नेट डायपोल मोमेंट जीरो मिल रहा है तो मतलब वो सिमेट्रिक है. अगर एटम भी सिमिलर है तो ऑब्वियस सी बात है. और अगर वो एटम सिमिलर है फिर भी जीरो नहीं मिल रहा, मतलब मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो सिमेट्रिक नहीं है. तो डायपोल मोमेंट हेल्प्स. एक तो हमने अगर किसी कंपाउंड का हमको डायपोल मोमेंट की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हम एक्जैक्टली उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं. और अगर डायपोल मोमेंट हमको मिल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यार इसकी ज्योमेट्री जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगी. सो ये बेसिकली बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण की उपयोगिता है, इसका महत्व है बच्चों, इसका हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस है. मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों. और भी हम समझ सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं. जैसे अभी मैंने आपको ये बताया बच्चों, ऐसे ढेरों सारे और उदाहरण दिए जा सकते हैं. जैसे चलिए ये NF3, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये बच्चों, और यहाँ पर एक लोन पेयर. अब यहाँ पर भी एक डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन. अब तीनों के डायपोल मोमेंट जो आएंगे बच्चों वो नीचे की तरफ आएंगे. इन तीनों के डायपोल मोमेंट, भाई ये भी पहला भी नीचे, दूसरा भी नीचे और तीसरा भी नीचे, तीनों नीचे आएंगे. तो नेट डायपोल मोमेंट इसका नीचे की तरफ आएगा और नेट डायपोल मोमेंट जीरो के नीचे की तरफ आएगा. सो it does not have a net dipole moment zero, some non-zero value is there. So I can say this molecule is of course a polar molecule. बच्चों ये एक ध्रुवीय अणु होगा. होप आपको ये बात समझ में आई होगी. तो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट निकाल कर बच्चों अगर उसमें कुछ आ रहा है तो वो पोलर है और अगर नहीं आ रहा है तो वो नॉन पोलर है. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बच्चों. अब इसी पर बेस्ड मैं और आगे बढ़ता हूं बच्चों. अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया एक NH3, यहाँ पर NH3, ये लीजिए बच्चों, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये बच्चों लोन पेयर. अब यहाँ डायपोल मोमेंट अगर देखा जाए तो इसका डायपोल मोमेंट बच्चों हाइड्रोजन से नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन है बच्चों बिल्कुल. अब इसमें अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल में देखा जाए तो सारे डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, तीनों का डायपोल मोमेंट किधर आ गया बच्चों? ऊपर.
और इधर तीनों को कहाँ गया था, नीचे। तो ये भी क्या था, क्या ये जीरो था, नहीं था। क्या ये था पोलर, यस ये भी पोलर था, वो भी पोलर है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठना लाजमी है कि NH3 भी पोलर है, NF3 भी पोलर है, सर दोनों में से ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, दोनों में से ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा। NH3 और NF3 जरा सोचिए, सोचने के लिए समय चाहिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए। और जब सोचेंगे तो यार लगेगा यार इतना लल्लू क्वेश्चन है। बोले क्या सर, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा सर, उसके पीछे रीजन ये सर कि ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है। सर यहाँ फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन उतनी नहीं है, इसलिए सर इधर डायपोल, सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए सर बॉन्ड ज्यादा पोलर नेचर का बनेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इसलिए यहाँ पर कम पोलर का बनेगा। तो उस बेसिस पर हम कहेंगे सर ये लेस पोलर है और सर ये मोर पोलर है। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इस केस में जो डायपोल मोमेंट आ रहा है सर वो कम आ रहा है, और इस केस में जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। और क्यों आ रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन के साथ में बनाया था, यहाँ फ्लोरीन के साथ में बनाया, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, तीनों के कारण ऊपर है और इधर तीनों के कारण नीचे है। ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, बात ये कि वहां फ्लोरीन के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के साथ में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हियर द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल मोमेंट इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन, एंड द कंपाउंड व्हिच इज हैविंग मोर डायपोल मोमेंट इज मोर पोलर। शायद ये बात हमारे दिमाग में आई होगी, और अगर आई है तो बहुत खूब आई है, बहुत अच्छी बात आपके जहन में आई है बच्चों। लेकिन मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ेगा कि ये गलत है, ये गलत है। और क्यों गलत है भैया ये समझिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये वाला डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो ये सोचना गलत है कि सर ये डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन। ये सोचना गलत है बच्चों। एक्चुअली में डायपोल मोमेंट इससे मतलब नहीं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बात यह कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। यू नीड नॉट टू से कि साहब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच डिसाइड्स हाउ मच आयोनिक नेचर इज देयर। The percentage ionic character does not depend upon the electronegativity of a single element. It actually depends upon the difference of electronegativities of both of those two elements. Difference decides how much ionic character is there. अब यहाँ पर एक काम की बात बताता हूँ. What is the difference of electronegativity between nitrogen and fluorine is more than in comparison of nitrogen and hydrogen बच्चों. ऑफ कोर्स यहाँ जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है और यहाँ जो डिफरेंस है बच्चों वो कम है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है बच्चों कि अगर ये डायपोल मोमेंट सपोज कीजिए μ2 है और ये डायपोल मोमेंट बच्चों μ1 है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि μ1 की वैल्यू μ2 से कम ही है, μ1 की वैल्यू μ2 से कम है। अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन आपने कारण गलत सोचा, आपने सोचा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। नहीं, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, उनका डिफरेंस डिसाइड करता है। यहाँ चूंकि डिफरेंस ज़्यादा था इसलिए बॉन्ड ज़्यादा आयोनिक नेचर का था, यहाँ डिफरेंस कम था इसलिए बॉन्ड कम आयोनिक नेचर का था। डिफरेंस सोचिए, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, डिफरेंस सोचिए। डिफरेंस यहां पर ज्यादा है इसलिए बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज मोर आयोनिक देन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बच्चों। कोई डाउट वाली बात नहीं कि ये चीज होगी, लेकिन 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 ये वाली बात अभी भी बच्चों गलत है, ये बात अभी भी गलत है। ऑफ कोर्स ये डायपोल मोमेंट ज्यादा है और ये डायपोल मोमेंट कम है, लेकिन डायपोल मोमेंट बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करती। डायपोल मूवमेंट जो होती है बच्चों वो डिपेंड करती है कि डायपोल मूवमेंट्स की डायरेक्शन क्या है। अब मैं यहाँ एक और काम की बात बताता हूँ। एक और काम की बात ये बच्चों कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब ने सोचा, आपने भी सोचा, यहाँ पर भी आपने सोच लिया। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात जो बच्चों अभी तक हम लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे, देयर विल बी अनदर डायपोल बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस लोन पेयर। There is another dipole बच्चों which is between nitrogen and lone pair, and
लोन पेयर के साथ में भी डायपोल बना करता है, लोन पेयर के साथ में भी डायपोल बना करता है बच्चों, और उसकी डायरेक्शन हमेशा एटम से लोन पेयर की तरफ ली जाती है। तो ये इन दोनों में जो डायपोल बनेगा बच्चों ये भी ऊपर होगा, और इससे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऊपर लोन पेयर है, इसका डायपोल मूवमेंट ऊपर, इसका डायपोल मूवमेंट ऊपर, इसका डायपोल मूवमेंट ऊपर, तीनों का डायपोल मूवमेंट ऊपर, और ऊपर जो लोन पेयर रखी है उसका भी ऊपर बच्चों, इसका ऊपर, इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, और ऊपर जो लोन पेयर रखी बच्चों उसका भी ऊपर। चारों ऐड हो गए, चारों ऐड हो गए। और यहां पर इसका नीचे, ये नीचे, ये नीचे, और ये नाइट्रोजन वाला बच्चों ऊपर। अब फ्लोरीन वाला समझिएगा, नाइट्रोजन फ्लोरीन का नीचे, नाइट्रोजन फ्लोरीन का नीचे, नाइट्रोजन फ्लोरीन का नीचे, और इन तीनों का नीचे, लेकिन लोन पेयर वाले का ऊपर। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और लोन पेयर का बच्चों एक्टिंग अपवर्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे, जैसा थोड़ी देर पहले आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 में देखा था, पूरी तरह से कैंसिल हो गए थे क्योंकि चारों सेम एटम थे, क्लोरीन 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 क्लोरीन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फ्लोरीन का नीचे, नाइट्रोजन फ्लोरीन का नीचे, नाइट्रोजन फ्लोरीन का नीचे, इन तीनों का नीचे, और नाइट्रोजन लोन पेयर का ऊपर। ये कैंसिल तो करेंगे पर पूरी तरह से नहीं कैंसिल कर पाएंगे, तो नेट जीरो नहीं आएगा, होगा पोलर। लेकिन बच्चों पहले वाले केस का जो नेट आएगा वो सबके सब एक डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए वो ज्यादा होगा, और दूसरे वाले का जो नेट आएगा बच्चों वो कम आएगा, दूसरे वाले का जो नेट है बच्चों वो कम आएगा। इसमें कोई संशय, संदेह, डाउट नहीं है कि बच्चों डायपोल मूवमेंट, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वापस से पूरी समरी आपको बताता हूं। या अगर आपने ये सोचा कि ये डायपोल मूवमेंट ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि फ्लोरीन जुड़ा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नहीं, डायपोल मूवमेंट किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर नहीं, उनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। एक बात, उनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा था, यहाँ पर डिफरेंस कम था, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये वाला डायपोल मूवमेंट, ये नाइट्रोजन फ्लोरीन का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कम है। लेकिन अगर मैं रिजल्टेंट निकालने जाता हूँ तो बच्चों फिर यहाँ पर वो कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि इन नाइट्रोजन फ्लोरीन का तीनों का नीचे की तरफ और लोन पेयर का ऊपर, वो कैंसिल हो रहे हैं, पूरी तरह से नहीं पर फिर भी कुछ हद तक कैंसिल हुए, इसलिए रिजल्टेंट कम हो गया। जबकि यहाँ पर चारों का ऊपर आया इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो भले ही ये वाला डायपोल मूवमेंट का स्ट्रेंथ कम था और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा था, फिर भी रिजल्टेंट कम आ गया बच्चों, बिकॉज डायपोल मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर तो करता ही नहीं है, उसको तो रिजेक्ट ही कर दीजिए, डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और डिफरेंस के साथ में उनके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। अभी तक ये लोन पेयर के इफेक्ट को हम काउंट नहीं करते थे, पर जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करने गए तब हमको मालूम पड़ा ये है। और केमिस्ट्री में बच्चों क्या होता है, आप प्रेडिक्शन लगाते हैं ऐसा होगा, मिल गया तो फिर वही घिसी पिटी सी बात, मजा ही आ गया, भैया क्या लॉजिक लगाया है। लेकिन अगर नहीं लगा तो फिर आप क्या करते हैं, फिर जो मिलता है उसका रीज़न खंगालते हैं। तो वो रीज़न खंगाला, रीज़न ये मिला बच्चों। आप पिछले केसेस में भी कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन था बच्चों, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो बच्चों और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो यहाँ पर भी वही पिक्चर बनेगी बच्चों। एक डायपोल मूवमेंट ऐसा ऊपर, दूसरा डायपोल मूवमेंट बच्चों ऐसा ऊपर, तीसरा डायपोल मूवमेंट बच्चों ऐसा ऊपर, चौथा डायपोल मूवमेंट बच्चों ऐसा ऊपर। तो यहाँ पर भी वो पिक्चर मिलेगी, बट हम लोग वो केवल क्योंकि वाटर का निकालना था, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग मेकिंग इट्स कंपैरिजन विद समथिंग एल्स, इट इज़, हमने लोन पेयर को नहीं लिखा। लेकिन जब कंपैरिजन करने की बारी आएगी भैया तो शायद एक एक फैक्टर को लेके चलना पड़े, और चलना पड़ा मुझको बच्चों। और यही कारण है कि ये बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका बच्चों, बिटवीन NH3 एंड NF3 विच इज़ हैविंग मोर डायपोल मूवमेंट। तो बच्चों वो है NH3 का ज़्यादा और PS3 का कम, NF3 का कम। लेकिन अगर मैं यही कहानी बच्चों, अगर मैं PS3 और PF3 के लिए कहूं बच्चों, अगर मैं PS3 और PF3 के लिए कहूं बच्चों, तो फिर आप पाओगे कि PS3 का कम होगा और PF3 का बच्चों ज़्यादा होगा। बिटवीन PS3 एंड PF3 का ज़्यादा होगा और PS3 का बच्चों कम होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें कुछ हद तक आपको याद करने वाली है वो आपको याद करना पड़ेंगी बच्चों। इसका ज़्यादा होगा और इसका डायपोल मूवमेंट जो है बच्चों, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वही इतना ज़्यादा आ रहा है कि
ये ज़्यादा हो गया, यहाँ उतना डिफरेंस आपको नहीं मिल पाया, इसीलिए हमको PF3 का ज़्यादा मिलेगा बच्चों, और PS3 का जो हमको वो कम मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बोरान का क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखूं, बोरान और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखूं तो वो ज़्यादा होगा, और कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। The difference of electronegativity between boron and chlorine is more in comparison of carbon and chlorine. It is why बच्चों this dipole moment is larger and this dipole moment is smaller. बोरान क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा बनेगा और बोरान क्लोरीन का कम मिलेगा। ऐसे ही बच्चों यदि मैं फास्फोरस और फ्लोरीन का देखूंगा तो वो ज़्यादा मिलेगा, और फास्फोरस क्लोरीन का बच्चों कम मिलेगा। फास्फोरस फ्लोरीन का ज़्यादा और फास्फोरस क्लोरीन का बच्चों मुझे कम मिलेगा। और भी देख सकते हैं, ये जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ PS3 का कम। PS3 में आपको बताया था बच्चों मैंने, बॉन्ड एंगल जो है वो समवट 90 to 93 डिग्री के आसपास होता है, आपको ध्यान होगा बच्चों। इसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, और तो बच्चों NH3 और NF3 में किसका मैं लिखे देता हूँ। NH3 और NF3 में बच्चों NH3 का ज़्यादा है, NF3 का कम है। उसके बाद में बच्चों बोरान क्लोरीन का ज़्यादा है, बोरान और कार्बन क्लोरीन का कम है। यहाँ पर बच्चों कार्बन क्लोरीन का कम है। ऐसे ही बच्चों फास्फोरस फ्लोरीन का ज़्यादा है और फास्फोरस क्लोरीन का बच्चों कम है। इसी तरीके से बच्चों HF का ज़्यादा होगा, HCl का कम होगा, HBr का और भी कम होगा, और HI का बच्चों और भी कम होगा। What is the difference of electronegativity between हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन? हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बच्चों वो ज़्यादा है। हाइड्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। हाइड्रोजन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और भी कम है, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बच्चों वो और भी कम है, और इस कारण यहाँ डायपोल मोमेंट ज़्यादा मिलेगा, ये डायपोल मोमेंट कम, ये डायपोल मोमेंट और भी कम, और यहाँ डायपोल मोमेंट और भी कम। और ये भी मैंने लिखा था, ये PS3 और PF3 ये आया बच्चों। और हम लोग और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरीके से जो है यहाँ पर एक और काम की बात मैं आपको बताऊं बच्चों। डायपोल मोमेंट जो है यहाँ पर देखिएगा, चलिएगा CH3Cl, फिर बच्चों CH2Cl2, फिर बच्चों CHCl3, और फिर बच्चों CCl4 और CH4। ये भी एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों, बहुतों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। CH3Cl का सबसे ज़्यादा होगा इन सब में, इधर कम होगा, इधर और भी कम होगा। अब ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैसे नहीं है बच्चों? कार्बन के 3 वर्टाइल, भाई CH3Cl, ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। CH3Cl जो है वो सबसे ज़्यादा पोलर नेचर बताता है इन सब में बच्चों। CH3Cl मतलब क्या? कार्बन के 3 टेट्राहेड्रन के 3 वर्टाइसेस पर तो हाइड्रोजन है, और चौथे वर्टेक्स पर बच्चों क्लोरीन है। ये देखिए, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और चौथे वर्टेक्स पर आपने क्या जोड़ दिया बच्चों? चौथे वर्टेक्स पर आपने क्लोरीन जोड़ दिया। हाइड्रोजन 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 और क्लोरीन। अब इसमें डायपोल मोमेंट ऊपर है, इसमें डायपोल मोमेंट भी ऊपर है, इसमें डायपोल मोमेंट भी ऊपर है, और कार्बन क्लोरीन में भी ऊपर है। चारों का ऊपर हो जाएगा बच्चों, इसका सबसे ज़्यादा आएगा। और CH2Cl2 में क्या होगा? CH2Cl2 में आप जो है साहब, एक सेकेंड, CH2Cl2 में बच्चों आप 2 क्लोरीन जोड़ देंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 क्लोरीन जोड़ दिए। CH2Cl2 में आप 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जोड़ देंगे, ये लीजिए, इस तरह से जोड़ देंगे बच्चों। और फिर आप अगर CHCl3 लें, CHCl3 में आप 3 क्लोरीन जोड़ देंगे। CH3Cl में ये ClCl, और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन, ऐसी पिक्चर बनेगी। ऐसे डिफरेंट केसेस बनते जाएंगे। हाँ, हालांकि कई बार ये हमारे जहन में आता है कि सर एक बात समझ में नहीं आई थोड़ी सी, क्या चीज़? कि सर ये ज़्यादा होगा। अब सर यहाँ पर आप चारों के देखिए, सर यहाँ पर चारों के देखिए, सर ये ऊपर आएंगे, यहाँ पर इन चारों के जो है बच्चों वो ऊपर आएंगे, और यहाँ पर इन चारों के सर नीचे आएंगे। तो सर इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करा आपने, किस आधार पे करा? सर ये समझ में नहीं आया। सर कार्बन क्लोरीन के सबके नीचे आएंगे,
कार्बन हाइड्रोजन का भी नीचे आएगा। सर इन चारों के नीचे की तरफ आए और सर यहाँ चारों के ऊपर की तरफ आए, तो इनको कंपैरिजन कैसे करा? तो ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा हल्का फुल्का समझने के लिए, कि आप लोग देखेंगे ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें आप R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि CH3, जो कि C2H5, मिथाइल, इथाइल जो होते हैं, ये सब पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ये सब पॉजिटिव होते हैं, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा स्ट्रांग मिल जाएगा और यहाँ इतना स्ट्रांग नहीं मिल पाएगा। और देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि ये तो केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन जो आपको मिले, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आप लोग कुछ कुछ कॉन्क्लूजन्स बना देते हैं कि अच्छा ये अपने को करना है, ये अपने को करना है, तो ये ऐसा है इसलिए अपन उसके रीज़न बता देते हैं। तो अब वो ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ CH3+ और Cl- बन जाते हैं, जबकि यहाँ पर वो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ पाते हैं, इसलिए ये कम है। और जो काम मैंने यहाँ पर किया बच्चों, बिल्कुल वैसे ही CH3Br और फिर बच्चों CH2Br2 और बच्चों फिर CHBr3 और बच्चों इन दोनों का CBr4 और CH4 का तो जीरो होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं, ये सिमेट्रिक हैं, ये भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सॉरी, ये दोनों सिमेट्रिक हैं। चारों वर्टाइसेस पर ब्रोमीन थे, चारों वर्टाइसेस पर हाइड्रोजन थे, इसलिए जीरो हो गए, कैंसिल हो गए ये तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जो पिक्चर बनती है बच्चों वो कैसी बनती है, होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। भाई कहाँ डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, कहाँ जो है वो कम है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बिकॉज जो है ये CH3 पे प्लस है और Br पे माइनस है। और यहाँ ज़्यादा क्यों था बच्चों? बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन? हाइड्रोजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन क्लोरीन से ज़्यादा है, और वो डिफरेंस हाइड्रोजन ब्रोमीन से ज़्यादा है, और वो डिफरेंस हाइड्रोजन आयोडीन से ज़्यादा है। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, ये इससे और ये इससे, और इसलिए या बच्चों अब उसी आधार पर मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ बच्चों आपको। और यहाँ पर जो है अगर मैं CH3F के बारे में बात करूँ, अगर मैं CH3Cl के बारे में बात करूँ, अगर मैं CH3Br के बारे में बात करूं, और अगर मैं CH3I के बारे में बात करूं, ये CH3F है, ये CH3Cl है, ये CH3Br है और ये CH3I है। अब इन चारों में ज़्यादा किसका होगा? CH3 सब में है, CH3+ सब में है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इसमें होगा फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, CH3 पे प्लस है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंस कम है, यहाँ डिफरेंस और भी कम है, यहाँ डिफरेंस और भी कम है। तो उसी आधार पर बच्चों ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हियर एक्सीड्स देन दिस वन, एक्सीड्स देन दिस वन एंड एक्सीड्स दिस वन, एंड इट इज व्हाई आई कैन से बच्चों यहाँ डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और भी कम होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कर लिया होगा। पर बच्चों मुझे बड़े दुख के साथ में, शोक के साथ में कहना पड़ रहा है कि अगर आपने भी यही सोचा है जो मैंने सोचा था, तो आपने भी गलत सोचा और मैंने भी गलत सोचा बच्चों। ऐसा नहीं मिलता, यहाँ आपको ऑर्डर ये नहीं मिल पाता बच्चों। यहाँ आपको जो ऑर्डर डायपोल मोमेंट का मिल पाता है बच्चों, वो मिल पाता है CH3Cl, फिर बच्चों CH3Bf, फिर बच्चों CH3Br और फिर बच्चों CH3I। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको ऐसा मिल पाता बच्चों। दिस इज द ऑर्डर विच यू फाइंड हियर। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन के साथ था, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन के साथ था, क्लोरीन के साथ में कम था, ब्रोमीन के साथ में कम था और आयोडीन के साथ में और भी कम था। होता यही है बच्चों, जो आप अगर सोचा आपने तो। लेकिन फिर भी डायपोल मोमेंट यहाँ पर कम है, और कारण क्या है? अब यहाँ ओरिएंटेशन वाला फंडा भी नहीं, जो थोड़ी देर पहले आपने NH3 में देखा, यहाँ वो ओरिएंटेशन वाला फंडा भी नहीं, यहाँ फंडा एक अलग है। और वो क्या है कि डायपोल मूवमेंट जो होता है बच्चों, वो दो बातों पर डिपेंड करता है, इनफैक्ट तीन बातों पर डिपेंड करता है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन में ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा आया, यहाँ पे कम थी इसलिए कम, और यहाँ और भी कम। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा ओरिएंटेशन, जैसा कि NH3 का कंपेरिजन देखा आपने, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। और तीसरी एक और बात बच्चों, डायपोल मूवमेंट दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। भाई डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस।
दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। व्हेन यू सी व्हाट इज द डिफरेंस विथ फ्लोरीन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ कोर्स फ्लोरीन के साथ में क्लोरीन तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया, इसलिए यहां ज्यादा होना चाहिए था, यहां कम। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी बच्चों कि जब आप कार्बन फ्लोरीन से क्लोरीन पे गए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, डिफरेंस बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ। भाई फ्लोरीन के साथ में कार्बन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बच्चों वो ज़्यादा है, और कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इसलिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन तक गए तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम हुआ, पर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और डायपोल मोमेंट बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो अगर दोनों फैक्टर्स को देखा जाए, इन दोनों फैक्टर्स को देखा जाए बच्चों, तो ये देखने में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना कम हुआ उससे कहीं ज्यादा साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, आयनिक रेडाई बढ़ गई उसकी, और इस कारण जो डायपोल मोमेंट है बच्चों वो बढ़ गया, इस कारण जो डायपोल मोमेंट है बच्चों वो बढ़ गया। और फिर जब आप ब्रोमीन पे पहुंचे तो भी साइज बढ़ा, ब्रोमीन तक गए तब भी साइज बढ़ा और बढ़ गया, तो और डायपोल मोमेंट बढ़ जाना चाहिए, फिर आपके दिमाग में ये आएगा। लेकिन ब्रोमीन तक गए तो साइज बढ़ा, साइज के बढ़ने का इफेक्ट उतना नहीं हुआ जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कम होने का हो गया। When you move from chlorine to bromine, then difference of electronegativity is decreased, size is increased, but in this case the difference of electronegativity dominates over the size increase in size, and it is why इसका डायपोल मोमेंट कम हो गया। और अगर मैं CH3 पर गया तो साइज बढ़ा और डिफरेंस कम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बच्चों वो कुछ ज़्यादा कम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा कम हो गया, इसलिए डायपोल मोमेंट जो बच्चों और ज़्यादा कम हो गया। तो इसी कारण से यहाँ डायपोल मोमेंट ज़्यादा मिलता है, यहाँ कम मिलता है, यहाँ और भी कम मिलता है, और यहाँ और भी कम मिलता है। तो डायपोल मोमेंट बच्चों सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे ही डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर तो बच्चों बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, और साइज पर भी डिपेंड करता है। ये फैक्टर बहुत लोग छोड़ देते हैं, ये लोग फैक्टर बहुत लोग काउंट नहीं करते हैं बच्चों। और एक और बात मैं लगे हाथों आपको बताऊं बच्चों, जो है यहाँ पर हाँ, हम यहाँ पर देखें, जैसे बच्चों मैंने अगर इधर ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लिया बच्चों, उसके साथ में मैंने फ्लोरीन को जोड़ा, और यहाँ बच्चों मैंने जो है बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन को जोड़ा। अब इन दोनों में से ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, इसका होगा कि इसका होगा? हम दोनों में देखें, वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद करिए, किसका होगा? ये भी कार्बन फ्लोरीन है, ये भी कार्बन फ्लोरीन है बच्चों। ये कौन सा बॉन्ड है? कार्बन फ्लोरीन का। और ये भी कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कार्बन फ्लोरीन का। अब यहाँ जो कार्बन है बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ कार्बन जो है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज में बच्चों s का जो परसेंटेज है बच्चों वो 25 है। कितना है? 25। परसेंटेज निकालना कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, हम निकाल सकते हैं, और परसेंटेज निकालने का तरीका बकायदा मैं आपको सिखा भी चुका हूँ कैसे निकाला करते हैं। तो यहाँ s का परसेंटेज बच्चों 25 है, जबकि यहाँ पर s का जो परसेंटेज है बच्चों वो 33 है। हेयर परसेंटेज इज 33 while in this case this is 25। तो अब यहाँ ये जो है बच्चों, ये कार्बन जो है दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि S का परसेंटेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि S न्यूक्लियस के पास होता है, S न्यूक्लियस के पास होता है, और इधर S बच्चों न्यूक्लियस से दूर होगा, क्योंकि इधर परसेंटेज कम है रिलेटिवली। भाई सॉरी, S तो न्यूक्लियस के पास है, लेकिन यहाँ पर S का परसेंटेज कम था, इसलिए कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई, और यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आई। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज़्यादा आई, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि S का परसेंटेज ज़्यादा है, S का परसेंटेज ज़्यादा है, और S का परसेंटेज अगर ज़्यादा आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही सही। अब सारा समझना, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बात करूँ तो फ्लोरीन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बिटवीन sp3 एंड sp2 कौन होगा बच्चों? sp3 नीचे आएगा और sp2 ऊपर आएगा। सपोज दिस इज एन एक्सिस ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैव बीन ड्रॉन।
ये वो एक्सिस है बच्चों जिस पर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को ड्रॉ किया है। तो आप क्या देख रहे हो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और sp3 और sp2 में फिर बोल रहा हूं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2। क्यों? बिकॉज s का परसेंटेज 33 विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी, यहाँ पे परसेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगी। इसीलिए बच्चों व्हाट आई विल सी कि sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, sp2 की ज़्यादा है। और मैंने क्या बताया आपको, डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, उन दोनों के डिफरेंस पर। हेयर डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लार्ज वाइल दीज टू इज स्मॉल। बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, और यहाँ जो डिफरेंस है बच्चों वो स्मॉल है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और यहाँ जो डायपोल मोमेंट होगा बच्चों वो कम होगा। यहाँ जो डायपोल मोमेंट है बच्चों वो ज़्यादा होगा, और यहाँ डायपोल मोमेंट कम होगा, बिकॉज डिफरेंस। अब अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी लगे हाथ तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि जब आप यहाँ से यहाँ गए तो इन ना केवल इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ है बल्कि साइज भी कम हुआ है। आपको पता है sp2 छोटा होता है और sp3 बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ में आपको बता चुका हूँ बच्चों। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उससे चार्जेस ज़्यादा डेवलप होंगे, और साइज भी यहाँ पे से जब यहाँ पे गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ना केवल डिफरेंस कम हुआ बल्कि साइज भी कम हो गया। तो दोनों ही एक तरह से एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। डिफरेंस कम होने से भी डायपोल मोमेंट कम हुआ, और साइज के कम होने से भी कम हुआ, दोनों तरीके से कम हुआ। पर फिर भी यहाँ पर अगर हम साइज के इफेक्ट को भी काउंट नहीं भी करें तो मुद्दे की बात है बच्चों, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा है इसलिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। और यहाँ सेकंड केस में बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है इसलिए डायपोल मोमेंट बच्चों उस केस में कम होगा। ये सारी ऑर्डर्स बच्चों आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही ऑर्डर्स ऐसी हैं बच्चों जो कि जनरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों पूछी जाती है। लगे हाथों में आपको और बता दूं बच्चों कि NF3 और PF3 में डायपोल मोमेंट बच्चों PF3 का ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आएगा बच्चों वो ज़्यादा आएगा और यहाँ पर कम आएगा। लाइक वाइज बच्चों यदि NCl3 और PCl3 में भी देखा जाए तो PCl3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और NCl3 का डायपोल मोमेंट कम होगा। कारण बड़ा सिंपल सा बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस कम है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस बच्चों ज्यादा है। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही डिसाइड करता है डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों बॉन्ड लेंथ भी कई बार डिसाइड करती है, और ओरिएंटेशन फैक्टर सबसे ज़्यादा डिसाइड करने वाला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दूसरे नंबर पे बच्चों ओरिएंटेशन, और तीसरे नंबर पे बच्चों बॉन्ड लेंथ।